हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारी जीएस 75 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन है हमारा 31वां और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को आज हम टारगेट करेंगे, उसके हम करीब 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो प्लीज़ बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो और अपने साथ आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं तो एक नोटबुक पेन लेके रखिए या फिर साथ के साथ अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना क्वेश्चंस पहले आते थे और अब मैं जो समझाऊंगा उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य ऑफ कल्याणी, पल्लवास ऑफ कांची, चोलास ऑफ तमिलनाडु या चालुक्यस ऑफ बादामी। देखो, चालुक्य दो जगह थे तो जिस इसलिए दो ऑप्शन में दिया गया है, एक कल्याणी के एक बादामी के। देखो, बादामी के ये वातापी के नाम से भी जाने जाते हैं, चालुक्य ऑफ वातापी। सो पुलकेशिन सेकंड ग्रेटेस्ट रूलर था चालुक्यास ऑफ बादामी। ये ग्रेटेस्ट रूलर क्यों बोला गया? क्योंकि जो डेक्कन का एरिया था, डेक्कन एरिया, आपका जो ये तेलंगाना के आसपास का एरिया आप बोल सकते हो, उससे ऊपर थोड़ा, तो वो डेक्कन का एरिया आपके जो ये पुलकेशिन सेकंड थे, उन्होंने आसपास का एरिया, बहुत बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में ले रखा था। और एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी इन्होंने रूल किया था 610 से शायद 642 के एडी के आसपास इन्होंने रूल किया था। और इनकी जो पूरे लाइफ टाइम की अचीवमेंट थी वो थी जो नॉर्थ में हर्षवर्धन, जिसको हम हर्ष भी बोलते हैं शॉर्ट नेम में, कि भाई हर्ष एक बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने मतलब जिनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, जो हरियाणा में पड़ती है। तो हर्ष का भी जो उस टाइम पे रूल था, बहुत ही बड़ा उनके पास कंट्रोल था एरिया का, नॉर्दर्न इंडिया का। तो हर्ष रूल करता करता करते करते वो साउथ की तरफ दौड़ रहे थे। अब एमपी में क्या है, नर्मदा बहती है, मैंने आपको ज्योग्राफी में भी बताया नर्मदा कहाँ बहती है। तो वो रूल करते करते यहाँ तक अपनी टेरिटरी उन्होंने एक्सटेंड कर ली। अब नीचे थे क्या है, चालुक्य बादामी के पुलकेशिन सेकंड। तो नर्मदा किनारे उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया। जबकि हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़े राजा थे और ये मानो कि काफ़ी स्ट्रेंथ थी, उसके बावजूद पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया और उनके बीच में डिसाइड हुआ कि हम आपस में नदी क्रॉस नहीं करेंगे। कौन सी नदी? नर्मदा। भाई आप ऊपर रूल करो, मैं नीचे रूल करूंगा, हम एक दूसरे के पचड़े में बीच में नहीं पड़ेंगे अब से। सो इसीलिए इनका नाम ग्रेटेस्ट रूलर्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने हर्ष को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। सबसे पहली बात, हमें ये उत्तरामेरूर कहाँ पता होना चाहिए कि कहाँ है। ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में किसी मंदिर में है। तो वहां पे इंस्क्रिप्शन था, किससे रिलेटेड था? पल्लवास, चोलास, चालुक्यास या सातवाहनास। तो जो 8th सेंचुरी में आपके चोल थे उनसे रिलेटेड ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है, बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है। इसमें क्या मेंशन किया गया वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले। इस इंस्क्रिप्शन में स्पेशली मेंशन किया गया था कि वहां पर लोकल गवर्नमेंट है, क्या है, इलेक्शन होते हैं उस गवर्नमेंट के। तो इस तरह की चीजें उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन करी गई थी। देखो, आज के दिन हमें ये चीज बहुत नॉर्मल लग रही है, लोकल गवर्नमेंट या इलेक्शन होना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट, हाउ टू इलेक्ट ए कैंडिडेट, ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही हैं। लेकिन आप सोच के देखो, कितने 100 साल पहले ये चीज एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो कहाँ मेंशन करी गई है, हमें कैसे पता चला? वो पता चला था उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि आपके तमिलनाडु में है। Pitt's India Act of 1784 was a or an ordinance, resolution, white paper या रेगुलेशन एक्ट। अगर मैं आपको बताऊं, भारत में 1757 में आपका प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सर। तो उसके बाद कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि करने तो व्यापार आई थी
लेकिन धीरे धीरे उनको भारत की कमी पता चली कि सब आपस में लड़ रहे हैं, सब रूल करना चाहते हैं। उन्होंने आपस में भिड़वा के धीरे धीरे अपना एक तरह से रूलिंग स्टार्ट कर दी। तो 1773 में, आई थिंक 1773 में एक रेगुलेशन या रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह या कुछ इस तरह से इस्टेब्लिश करा गया था, कुछ मतलब रिफॉर्म्स थे उसमें। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भाई पॉलिटिकल डिसीजन में भी इंटरफेयर करने लग गई थी कि भाई ये एरिया मेरे कंट्रोल में आ गया है, तो मैं इसको कैसे कैसे अपने पॉलिसीज बनाऊं, कैसे मैं रेगुलेट करूं। लेकिन उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये चीज़ देखी कि भाई ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है तो हमारी, लेकिन ये क्या है कि इनको राज करना नहीं आ रहा, ये थोड़े दिन बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उनके पॉलिटिकल डिसीजन पे कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जो कि किसके तहत आया था, वो आया था आपके रिफॉर्म्स था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसको बोला गया रेगुलेशन एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट था। ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ ए.ओ. ह्यूम। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ए.ओ. ह्यूम कौन है। ए.ओ. ह्यूम आलान ऑक्टेवियन ह्यूम करके एक आपके अंग्रेज थे, जिन्होंने क्या किया, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, रिफॉर्मर थे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, आप इंग्लिश में अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो जो पक्षियों को मतलब ऐसे ध्यान रखते हैं, तो जिसको ज्ञान होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छे इंसान थे। उन्होंने देखा कि ऐसे अंग्रेज छोड़कर नहीं जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ही फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना 1885 में। ये बात ठीक है। ही प्रिजाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस। ही वाज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी मैंने बताया थे। ही वाज ए मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। यस, वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने इतने सेशन में से एक बार भी कोई भी सेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी, जबकि इसमें ट्वाइस लिखा है, तो ये आंसर होगा। वो जनरल सेक्रेटरी जरूर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं रहे। ठीक है, तो ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सॉ द बिगेस्ट पीजेंट गेरिल्ला वार ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई इंडिपेंडेंस से कुछ समय पहले ही कि कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जो कि एक बिगेस्ट पीजेंट गेरिल्ला वार कहलाती है। ठीक है, क्या पुन्नापरा, पुन्नापरा वायला, या तेलंगाना नोखाली, या तेभागा। तो इसका आंसर है तेलंगाना मूवमेंट। तो 1946 में हुआ क्या, आपको पता होगा, जब भारत आज़ाद हुआ तो 3 रियासतें भारत में नहीं मिली थी। साइड में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा था, उस वजह से मुझे बीच बीच में पॉज करना पड़ा ताकि आप लोगों को सुनने में दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ थोड़ा 2-3 क्वेश्चन हो रहा हूँ, मैनेज कर लीजिए। आई होप मुझे अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो 1946 में मतलब देखो, आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम भी 3 रियासतें भारत में विलय करने से मना करी। जूनागढ़ की थी, हैदराबाद की थी, शायद भोपाल की थी। तो यहाँ पर क्या है, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उसने अपने जो लोग थे या जो भी बैठाए होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जमींदार थे, उनको एक्सट्रीम पावर दे रखी थी पॉलिसी के तहत। लोग हो गए थे परेशान, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने गुरिल्ला वार ऑफ पीजेंट गोरिल्ला वार शुरू कर दी थी, जिसको तेलंगाना मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1950 या 51 तक चली थी। सो आप नॉर्मली इसको याद रखें, तेलंगाना मूवमेंट। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और बहुत लोग इतने बार आने के बाद भी गलत कर देते हैं। सो इसका आंसर आपको बता देता हूं, इब्राहिम लोधी नहीं है, इसका आंसर है बहलोल लोधी। सच सालोंडा करके मैंने आपको दिल्ली सल्तनत की जो भी अलग अलग डायनेस्टी थी वो याद करवाई थी।
सख्त शाह लोंडा, तो शाह के बाद सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी आई थी। तो जो लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उनका अबडक्शन कर लिया था बहलोल लोधी ने और खुद गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए थे। तो बहलोल लोधी इसका आंसर आएगा। उस टाइम ही राज कर पाए, उसके बाद नेक्स्ट रूलर उन्होंने राज किया। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट रोमन आर्ट, द्रविडियन रोमन आर्ट, ग्रीको रोमन आर्ट, ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से रिलेटेड है, ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इसको बोला जाता है ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। ये स्कल्पचर्स से रिलेटेड है कि भाई उसमें इस तरह के आपके स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं इस आर्ट फॉर्म के तहत। कहाँ किससे रिलेटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। The Bolshevik Revolution of Russia symbolized following: coming to the communist rule, establishment of Republic of Russia, establishment of democracy in Russia, overthrow of Romanov dynasty। तो इसका आपको मैं बता दूं 1917 उस टाइम पे व्लादिमीर लेनिन करके एक बंदा था, कम्युनिस्ट बंदा। उसने क्या किया, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और जो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रू किया और खुद का रूल, या मतलब कम्युनिस्ट का या सोशलिस्ट स्टेट बनाना है उसको, और कम्युनिस्ट का रूल लेके आए। तो इसका आंसर है कमिंग ऑफ द कम्युनिस्ट रूल इन रशिया। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन उससे रिलेटेड है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप साइड उस आवाज से परेशान हो गए होंगे। Which general who commanded the British forces against American in their war of independence later become Governor General of India? डलहौजी, विलियम बेंटिक, वेल्जली, कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस। तो परमानेंट सेटलमेंट का भी जनक कहा जाता है इनको तो भारत में। और ये कॉर्नवालिस कौन था, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 1785 में या 89 में कुछ ये आए थे, भारत में आया था, मतलब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, क्योंकि 1781 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था और ये कोई आर्मी लाइड कर रहा था मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से, और वहाँ के जो फोर्सेस थी उन्होंने हरा दिया था इसको ये बताने के लिए या सम्मान देने के लिए कि भाई हाँ इसने हमारी तरफ से लड़ाई करी है, वहाँ पे लीड किया है, इसीलिए भाई हताश ना हो, या उसको सम्मान देने के लिए भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा था। तो वो था कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है। सो हमारा जो आज की क्विज है यहीं ख़त्म होती है और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और शेयर कीजिए, आपके साथ साथ किसी अपने दूसरे साथी का भी बेनिफिट हो, ये मैं चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।